हमारे पास ये एक अनसिमेट्रिकल का प्रॉब्लम हमने चूज़ किया 2019 टू बी फिक्स्ड एंड पे हमने न्यूट्रल एक्सिस को रोटेट करना है, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी है एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड करना है। मैक्सिमम अब हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है तो हमें पता नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम होंगे, यहाँ पे या यहाँ पे। उसके बारे में भी हम ट्रिक्स को भी डिस्कस करते हैं कि हम एक दो पॉइंट पे स्ट्रेसेस को फाइंड करें और हमारे पास डायरेक्ट मैक्सिमम स्ट्रेस हमें पता चल जाए। स्टार्ट लेते हैं मूवमेंट फाइंड करने से। तो हमारे पास फिक्स्ड एंड पे अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 × 3। हम बेसिकली 6 किलो न्यूटन एंड 3 मीटर। हम लेफ़्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं, इस पॉइंट पे हमने मूवमेंट फाइंड करनी है, हम लेफ़्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं। तो लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव होती है, तो मूवमेंट हमारे पास आ जाएगी -18 × 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। 10⁻³ मिलीमीटर के लिए, 10⁻³ किलो के लिए, तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगी -18 माइनस। अब हमारे पास इससे भी कंफर्म है कि कंटिलीवर के फ्री एंड फिक्स्ड एंड पे हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेगेटिव मूवमेंट फाइंड कर दी। अब हमारे पास ये ऐसा प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये इसमें जो मूवमेंट लग रही है, ये जो बेंडिंग एक्सिस बनेगी वो हमारे पास जेड एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, क्योंकि बेंडिंग एक्सिस हमेशा हमारे पास लोड के 90 डिग्री पे बनती है। तो हमारे पास बेंडिंग एक्सिस जो होगी वो ये होगी। अब इस पे हमारे पास मूवमेंट दो तरह से हो सकती है, ये लोड है, ये हमारे पास मूवमेंट इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। एक तो हमारे पास इस केस में तो सिंपल है कि हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, तो हमारे पास ये सिंपल इस तरह होगी, क्योंकि इस तरफ हमारे पास जेड नेगेटिव है। ये हमारे पास इस केस में सिंपल है, लेकिन यूजुअली हमारे पास सिंपल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो किसी न किसी एंगल पे होती है। तो उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हो तो एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। अब देखिए हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट थी, तो मूवमेंट टू फोर्स, ये वाला एंगल जो 90 डिग्री बनता है, ये हमारे पास किस में बन रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज में बन रहा है। अगर यही मूवमेंट हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होती तो मैं इसकी डायरेक्शन इसके बजाय ये वाले लेता है कि हमारे पास एंगल किस में बनना चाहिए, क्लॉकवाइज में बनना चाहिए। अगर आप ये डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर देते तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है टोटली। मतलब ये फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट की डायरेक्शन सही लेनी है। तो यहाँ से तो हमारे पास सिंपल भी है कि नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है -18 × 10⁻⁶। सिंपल स्टार्ट लेते हैं स्ट्रेस की इक्वेशन लिखने से। सिग्मा इज इक्वल टू, हमारे पास अनसिमेट्रिकल एक्सिस है, अननोन प्रिंसिपल एक्सिस है, सो -12 mz। ये आप देख लें, मतलब इसके याद करने का तरीका भी है कि mz डिवाइडेड बाई iz इंटू आई वाई। मैंने आई वाई एक्स्ट्रा लिखा है तो यहाँ पे भी आई वाई एक्स्ट्रा लिखना होगा। -mz लिख लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखना होगा, my एंड देन IYZ -IYZ होल स्क्वायर प्लस mz हो गया है my, तो my आया तो यहाँ पे प्लस आएगा, mz आया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। my डिवाइडेड बाई iz एक्स्ट्रा, तो iz यहाँ पे भी एक्स्ट्रा, प्लस -IYZ होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे my हो गया तो mz इंटू IYZ। यहाँ पे हमारे पास IZ, IY, IYZ सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन्स है हमारे पास। और एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे क्या है कि my इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये किसी एंगल पे लगती तो हम इसको रिजॉल्व करते तो अबाउट y एक्सेस आ जाती। फॉर एग्जांपल सेम प्रॉब्लम हमारे पास ये इस तरह लग रही है फोर्स, तो इसकी जो बेंडिंग एक्सेस बनेगी वो हमारे पास, अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल 50 होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों आपस में 90 पे होंगी। तो अब जब हमारे पास ये वाली मूवमेंट, लेट्स अज्यूम ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, इसको जब हम रिजॉल्व करते हैं, जब किसी एंगल पे लग रही होती है, तब हमारे पास my भी आता है, mz भी आता है। लेकिन इस केस में हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल है तो हमारे पास my नहीं आ रहा। सो my तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू -mz IY डिवाइडेड बाई IZY माइनस IYZ एंड प्लस mz इंटू IYZ डिवाइडेड बाई सेम। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, -mz की वैल्यू 18 × 10⁻⁶, IY हमारे पास 22.6, IY भी हमारे पास ऑलरेडी है, IZ। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास जो आ रहा है +1.67, ये प्लस क्यों आ रहा है, हमारे पास ये ऑलरेडी माइनस था और एक माइनस यहाँ से भी आ गया, तो सो माइनस माइनस प्लस 1.67y और -1.6 इंटू। सबसे पहले आप न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के लिए नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0। 1.67y ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 1.6z। y डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 1.67। y बाई z हमारे पास किसके बराबर होते हैं, tan ऑफ अल्फा के बराबर होते हैं। अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.6 डिवाइडेड बाई 1.67। एंगल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 43.8 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 43.8 डिग्री। इसका मतलब पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है हमने पॉजिटिव जेड एक्सेस से लेना है। अब यूजुअली जब हमारे पास एंगल पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ से लेते हैं, उस वजह से लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सेस यहाँ पे पॉजिटिव होती है, लेकिन अब हमारे पास जेड एक्सेस यहाँ पे पॉजिटिव है तो एंगल हम यहाँ से लेंगे, तो ये इधर से हमारे पास 43.8 पे क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी न्यूट्रल एक्सेस। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के केस में हमेशा रोटेट होती है, शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के केस में शिफ्ट होती है।
तो 43.8 डिग्री। अब हमने क्या करना है, एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए अब हमें ये तो नहीं पता कि ये यहाँ पे मैक्सिमम है या यहाँ पे मैक्सिमम है या यहाँ पे मैक्सिमम है। सो वी कैन गेस फ्रॉम इक्वेशन। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1.67 y माइनस 1.6 z। एक तो ये है कि आप अगर ये जो मैं समझा रहा हूँ अगर ये समझ आए तो फिर आपको जस्ट 2 पॉइंट पे स्ट्रेसेस को फाइंड करना होगा, नहीं तो आपको इस पॉइंट को नाम देने 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने क्या करना है, सिंपल वन 2 3 4 5 एंड 6, इन 6 पे जो इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ के लिखता हूँ, ये वाला हमारे पास जो 1 का कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 203 माइनस 75। सो ये हमारे पास कितना है 128, y 128 बन रहा है और z कितना हो जाएगा 24। यहाँ से यहाँ तक तो ये जैसे 24 रहेगा तो 1 वाला हमारे पास बन जाएगा 24 कामा 128। सो इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, z की जगह ये z है, z की जगह 24 पुट करना है, y की जगह 128 पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेसेस आ जाएंगे 175.36 MPa। देन सिंपली इस पॉइंट पे हमारे पास y सेम रहेगा 128, z चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और z हमारे पास चेंज होने की वजह से ये वाली वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये कम होगी तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 205.76। सिमिलरली आप यहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे और आपके पास इस पे आ रही है 163.65 मेगापास्कल। आपके पास ये वाली मैक्सिमम होगी, ये कंप्रेसर में मैक्सिमम होगी, ये टेंशन में मैक्सिमम होगी, दरमियान वाली भी आप फाइंड करेंगे तभी आपको पता लगेगा। मैंने तो फाइंड की है, ये -101 आ रही है, ये 31 आ रही है, ये -0.45 आ रही है, इसकी नीड नहीं है। सो सिंपली आपके पास मैक्सिमम कंप्रेसिव भी आ गए एट पॉइंट 2, मतलब इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और मैक्सिमम कंप्रेसिव यहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे टेंसाइल लाई कर रहे हैं, और यही हमने फाइंड करना था। एक ट्रिक ये है कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास ये वैल्यू कब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ है, इसका नेगेटिव में मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब हमारे पास दोनों नेगेटिव हो, -2 एंड -3। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है, मतलब z हमने सिर्फ मैक्सिमम लिखना है, तो मैक्सिमम z हमारे पास यहाँ पे कितने है पॉजिटिव में, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव में, तो मैक्सिमम z हमारे पास पॉजिटिव में कितने है 24, ये वाला हमारे पास। तो इसका मतलब है ये वाली एक्सेस आ रही है 24, और y हमारे पास क्या होना चाहिए, इस वैल्यू को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास y नेगेटिव में होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए। तो नेगेटिव में y मैक्सिमम हमारे पास कितने 75, तो y हमारे पास जहाँ पे 75 हो -75 और z हमारे पास +24 हो, तो ये वाला 6 वाला पॉइंट बनता है, तो उसके हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस लाई करेंगे। और सेम आप उसके लिए टेंशन के लिए खुद कर सकते हैं।